रहे हैं अध्ययन और वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण। ठीक है बच्चों, तो वैश्वीकरण का मतलब है कि संपूर्ण विश्व का एकीकृत हो जाना या एक हो जाना। वैश्वीकरण जिस तरह की प्राचीन समय में पूरे गांव हुआ करते थे, ये जिस तरह से एक इकाई या एक यूनिट के रूप में हो जाना सभी का, तो इसको वैश्वीकरण। कई विद्वानों ने वैश्वीकरण के लिए प्राचीर रहित विश्व की संज्ञा दी है। प्राचीर रहित यानी जिसमें विदाउट बर्ड विदाउट वॉल्स यानी बिना दीवारों का जो विश्व है, यानी किसी एक देश के दूसरे देश के साथ में कोई सीमा रेखा ना हो, कोई दीवार ना हो, तो इसको वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन की संज्ञा दी गई है। ठीक है, कुछ विद्वानों का मानना है कि वैश्वीकरण से जो है संपूर्ण विश्व या विश्व के सभी राष्ट्र एक इकाई की तरह या एक ग्राम की तरह मिलके सभी कार्य करेंगे। सभी के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी जो है एक ही उसमें हो जाएंगे। ठीक है, एक ही इकाई में हो जाएंगे। तो वैश्वीकरण का आशय है वस्तुओं की, सेवाओं की, पूंजी की और विचारों का स्वतंत्र प्रवाह, यानी कि बेरोक-टोक एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का बेचना, खरीदना, सेवाओं का, पूंजी का और विचारों का जो है एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्र लेना देना या आयात निर्यात जिसको कह सकती हैं। तो वैश्वीकरण के जो घटक हैं वो 4 घटक हैं। विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं का स्वतंत्र प्रवाह, यानी विदेशी कंपनियां जो हैं भारतीय बाजार में बिना रोक टोक के अपने उत्पाद को बेच सकती हैं। विदेशी की जो कंपनियां हैं तो अपने प्रोडक्ट को भारतीय बाजार में बिना रोक टोक के बेच सकती हैं। और भारत की जो कंपनियां हैं, भारत में बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट है तो भारतीय कंपनियां विदेशों में अपने प्रोडक्ट को बिना रोक टोक के बेच सकती हैं। ठीक है, ये इसके घटक हैं। और दूसरा है राष्ट्रों के बीच में सेवाओं का और व्यक्तियों का स्वतंत्र आवागमन, यानी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से स्वतंत्र आवागमन, सेवाओं के क्षेत्र को लेके और व्यक्तियों का इधर से उधर आवागमन होना। अगला है विचारों और संस्कृति का प्रवाह, यानी एक देश का दूसरे देश के सभी राष्ट्रों का आपस में। अगला है विभिन्न राष्ट्रों के बीच में पूंजी का प्रवाह, यानी एक राष्ट्र का पूंजीपति चाहे तो दूसरे राष्ट्र में अपने उसको उद्योग के को लेके अपनी पूंजी को लगा सकता है। ठीक है, यानी पूंजी निवेश कर सकता है। अब वैश्वीकरण की कुछ परिभाषाएं हैं। तो डेविड हेल्ड ने कहा था कि वैश्वीकरण का आशय विश्वव्यापी अंतर संबंधों का व्यापक, गहरा और तीव्र होना। विश्वव्यापी जो अंतर संबंध है तो उनका गहरा और तीव्र होना। ठीक है, अगला है वैश्वीकरण का आशय उन प्रक्रियाओं से है जिनके द्वारा सामाजिक संबंध कैसे हो जाते हैं, दूरी रहित हो जाते हैं, यानी सामाजिक संबंध एक देश के दूसरे देश से दूरी रहित हो जाते हैं, यानी कोई दूरियां नहीं रहती हैं और कोई सीमाएं उनके बीच में नहीं रहती हैं। अगला विश्व बैंक ने जो डेफिनेशन दी थी वैश्वीकरण की, उसका अर्थ है कि उपभोग की वस्तुओं सहित समस्त वस्तुओं पर लगे आयात नियंत्रण का उन्मूलन कर दिया जाए, यानी आयात पर जो नियंत्रण लगा रहता है उसको खत्म कर दिया जाए और आयात कर में कमी की जाए और सार्वजनिक उपक्रम जो है उनका निजीकरण कर दिया जाए। ठीक है, अगला बच्चों आ रहा है वैश्वीकरण के क्या कारण है। वैश्वीकरण के कारण, तो वैश्वीकरण जो है बहुत प्राचीन समय से रहा है। भारत का अन्य देशों के साथ में प्राचीन समय से ही व्यापारिक संबंध रहे हैं, जैसे मिस्र, यूनान है, ईरान है, अरब, सीरिया, श्रीलंका, भारत, इन सब से भारत के घनिष्ठ संबंध रहे हैं। लेकिन पहले भारत के कुछ ही राष्ट्रों के साथ संबंध थे। अब बदलते आयाम में भारत के सभी देशों के साथ में अच्छे घनिष्ठ संबंध हो चुके हैं। भारत के ही नहीं, सभी देशों के एक दूसरे देश से घनिष्ठ संबंध हो चुके हैं। ठीक है, तो वैश्वीकरण तो पहले भी था, लेकिन जो आज का वैश्वीकरण है वह अभूतपूर्व है, यानी बाजार है, संस्कृति है, लोगों का और राज्यों का इतनी बड़ी मात्रा में जुड़ाव कभी देखने को नहीं मिला है, जो कि अब उद्योगों को लेके, आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था को लेके सभी देश दूसरे देश पर निर्भरता अपनी बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, अगला है
तो इसके कारण में प्रौद्योगिकी का इतना अधिक विकास हुआ है कि सभी देश एक दूसरे देश के बहुत निकट आ गए हैं। जैसे प्रौद्योगिकी में यानी टेक्नोलॉजी में ईमेल है, कंप्यूटर है, सोशल मीडिया है, ठीक है? तो इससे सभी देश सूचनाओं के कारण एक दूसरे के बहुत निकट आ गए हैं, ठीक है? और जो कि 1980 में लगभग 10 लाख लोग सीमाओं के पार यानी अपने देश से दूसरे देश में जाते थे हर साल। 2000 में यह 30 लाख की लगभग बढ़ के हो गई संख्या। और सन 1980 में जो एनजीओ थे, गैर सरकारी संगठन, वो लगभग 2500 थे, और जबकि अब 5500 2000 तक हो गए हैं, और भी इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगला है उदारीकरण या निजीकरण, ठीक है? तो उदारीकरण के अंतर्गत जो है उद्योगपतियों को कोई भी उद्योग, व्यापार और व्यवसाय में प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। हाँ, ऐसे कुछ केंद्रीय महत्व के कुछ क्षेत्र हैं जिनको छोड़कर सभी क्षेत्रों में पूंजीपतियों को या उद्योगपतियों को अपना निवेश करने की अनुमति दे दी गई है, तो जिससे कि वो अधिक से अधिक अपनी पूंजी लगा के अधिक से अधिक लाभ उसमें कमा सकें। तो अर्थव्यवस्था का जो उदारीकरण हुआ है, उससे वैश्वीकरण को बहुत अधिक बढ़ावा मिला है, ठीक है? और जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, वो भी सभी राज्यों के ऊपर ये दबाव बनाती हैं कि वह अपने दरवाजे जो है निवेश और विदेशी वस्तुओं के लिए खोल दें। यानी अपने ही देश तक सीमित ना रहें पूंजीपति, वो अन्य देशों के लिए भी अपने दरवाजे खोलें और अपनी पूंजी का अन्य देशों में भी निवेश करें। अगला है उत्पादन का वैश्वीकरण, यानी जो उत्पादन का वैश्वीकरण हुआ है, यानी अपने देश में जो उत्पादन, कोई अच्छा प्रोडक्ट या कोई अच्छी वस्तु उत्पादित हो रही है, तो उसको हम बाहर अन्य देशों में ऊंची कीमतों पर हम बेच के उसको आर्थिक लाभ कमा सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से एक देश का कच्चा माल दूसरे देश में जाके नए नए प्रोडक्ट बनाता है और उनसे आर्थिक लाभ कमाता है। तो इस तरह से सभी देश दूसरे देशों पर निर्भर हो गए हैं, ठीक है? अगला है राज्यों का आपसी जुड़ाव। तो राज्यों का आपसी यानी संचार क्रांति यानी एक देश से दूसरे देश में संचार साधनों का आवागमन, ठीक है? तो संचार क्रांति के कारण सभी देश बहुत निकट आ गए हैं, और राष्ट्रों को यह एहसास भी होने लगा है कि राष्ट्रीय हित के साथ साथ उनके कुछ अपने हित भी हैं। क्या है कि मानव वे आर्थिक लाभ में रुचि रखते हैं, ठीक है? और राष्ट्र भी अपने आर्थिक लाभ में अधिक रुचि लेने लगे हैं, क्योंकि राष्ट्रों को अब यह आभास हो गया है कि जितनी अधिक उनकी आर्थिक मजबूती होगी, यानी आर्थिक रूप से जितने अधिक वो सबल होंगे, वो उतना ही राष्ट्र उनका प्रगति करेगा, और उस राष्ट्र के निवासियों को भी उतना अच्छा जीवन वो मतलब दे सकेंगे, उतनी सुविधाएं या साधन या भौतिक साधन वो दे सकेंगे। तो इस तरह से सभी राष्ट्र जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी निवेश में जो है अपना अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? अगला है वैश्वीकरण के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आयाम या प्रभाव। तो आर्थिक प्रभाव, वैश्वीकरण का आर्थिक व्यवस्था पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो वस्तुओं का, सेवाओं का प्रवाह हो रहा है। विदेशी कंपनियां बिना किसी रोक टोक के अपना सामान और सेवाएं दूसरे देशों में बेच रही हैं, और दूसरे देशों की कंपनियां अपने देश में यानी अन्य देशों में लाके, तो ऐसा कोई प्रतिबंध किसी देश की तरफ से नहीं रहा है। तो इससे क्या है कि मुद्रा कोष है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन का महत्व भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो ये वैश्वीकरण को लागू करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। अगला है राजनीतिक प्रभाव। तो वैश्वीकरण का अगर इसी तरह से चलता रहा, तो जो है संपूर्ण देश, विश्व के सभी देश जो हैं, उन सब की राजनीतिक व्यवस्था एक ही हो जाएगी, यानी सब में इतना अधिक समन्वय हो जाएगा कि किसी देश की राजनीति किसी अन्य देश से अलग नहीं होगी, सबकी एकीकृत राजनीति हो जाएगी, ठीक है? और इससे क्या होगा कि इससे विश्व राजनीति के एक होने से सभी देश एक दूसरे के हितैषी हो जाएंगे, ठीक है? और नियम कानून हाँ, और वैश्विक मानकों, नियम कानूनों के बढ़ते दबाव से राष्ट्रीय राज्य की संप्रभुता को
कमज़ोर कर दिया है। इससे क्या हुआ है कि जो प्रत्येक राष्ट्र की संप्रभुता थी या आंतरिक शक्ति थी, अब क्या है, एक देश दूसरे देश से संबंधित हो गए हैं और राजनीतिक दखल सभी एक दूसरे देशों में देने लगे हैं। तो उससे राज्य जो संप्रभुता यानी एकीकृत जो इकाई था या इकलौता जो शक्तिशाली था, तो उसकी शक्ति में अब अंतर आने लगा है। ठीक है। अगला है सांस्कृतिक प्रभाव। तो वैश्वीकरण का से सांस्कृतिक प्रभाव भी बहुत अधिक बढ़ रहा है। ठीक है। पश्चिमी जो है पश्चिमी भाग है भारत का, अमेरिका है, तो उसकी संस्कृति जो है में मतलब होने लगी है। अमेरिकी संस्कृति के निर्यात का रास्ता जो है खुल गया है भारत के लिए, और पश्चिम की पूंजीवादी आदर्श और उपभोक्तावादी संस्कृति को इससे बढ़ावा मिला है। ठीक है। और जिसे कि हम सांस्कृतिक साम्राज्यवाद कह सकते हैं, यानी अपने देश की संस्कृति दूसरे लोग अपना रहे हैं और विदेशों की संस्कृति को हम अपनाते जा रहे हैं। तो जैसे में कि वैश्विक पाप संस्कृति का उदय हुआ है, जिसे न्यू मीडिया की भूमिका जो है उसमें एक सराहनीय कार्य किया है। मीडिया ने, संचार साधनों ने इसमें सराहनीय कार्य किया है कि हमको दूसरे देश की संस्कृति में जो अच्छा लगता है वो हम अपना लेते हैं, और इससे हमारी संस्कृति में कुछ बदलाव और कुछ नयापन भी आ रहा है। ठीक है। और कुछ अच्छी बातें भी हमको सीखने को मिल रही हैं। तो इस तरह से अगला है वैश्वीकरण के पक्ष और विपक्ष में तर्क। ठीक है। तो वैश्वीकरण को लेके विद्वानों में अलग अलग विचार हैं। पक्ष में जो मान रहे हैं तो उनका मानना ये है कि जैसे पक्ष के समर्थकों का मानना है कि पूंजी वस्तुओं और तकनीकी के स्वतंत्र प्रभाव से चहुमुखी आर्थिक विकास और घरेलू उत्पाद को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन विरोधियों का मानना है कि इससे अल्प विकसित और विकसित देशों को बड़ा नुकसान होता है। क्या है कि मुक्त व्यापार जो है तो सभी देशों को एक समान स्तर पर रखने का काम करता है। तो इससे क्या हुआ कि विकसित देशों को अधिक लाभ होगा और जो अल्प विकसित देश हैं उनको उनकी अपेक्षा कम लाभ मिल पाएगा। ठीक। तो पक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं वो ये हैं कि उपभोक्ताओं को सर्वाधिक लाभ होता है और कम मूल्य पर अच्छी वस्तुएं खरीद लेते हैं। अगला है उपभोक्ताओं को चयन करने का अवसर मिल जाता है, क्योंकि एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन देश से भी और विदेश से भी दोनों कंपनियां करती हैं। तो उपभोक्ता उसमें अपना चयन करके अपनी मनपसंद और कम कीमत वाली वस्तु को खरीद सकता है। अगला है निर्माताओं के लिए मुक्त व्यापार लाभकारी होता है। क्यों? क्योंकि मुक्त व्यापार के कारण उन्हें एक बड़ा निर्यात बाजार आसानी से मिल जाता है। अगला है देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का कुशल उपयोग होता है, जिसके से कि आर्थिक विकास की गति अब तीव्र होती जा रही है। ठीक है। तो वैश्वीकरण से पक्ष में जो तर्क दे रहे हैं उनका मानना है कि प्रत्येक देश को लाभ ही है इससे। ठीक है। और पूंजी का एक देश से दूसरे देश में पूंजी का जो निवेश है वो बढ़ रहा है, और जो पूंजीपति हैं वो अन्य देशों में अच्छी अच्छी संस्थाएं निगम स्थापित करके, तो इससे दोनों देशों को लाभ इससे मिल रहा है। ठीक है। अब जो विपक्ष में है तो विपक्ष में तर्क है उनका ये है कि इससे पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलता है, और इसमें पूंजीवाद के सभी अवगुण पाए जाते हैं। यानी जो पूंजीपति हैं तो वो अपने देश में व्यापार तो करते हैं, अन्य देशों के व्यापारी छोटे व्यापारियों को भी वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है। अगला है और इससे आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है, यानी जो पूंजीपति हैं वो अधिक पूंजीपति होते जा रहे हैं और जो कम पूंजीपति हैं वो कम छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है। और इससे बहुराष्ट्रीय निगम की अर्थव्यवस्था जो है वह हावी होती जा रही है। जो लघु या उद्योगपति हैं या निजी उद्योग हैं, राष्ट्रीय उद्योग हैं, उन पर हावी होती जा रही है। ठीक है। अगला है कि विदेश वैश्वीकरण से देशी और विदेशी उत्पादों में एक प्रतियोगिता का दौर चलता रहता है। इससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की अवहेलना होती है, क्योंकि उपभोक्ता को जो चीज़ पसंद आती है विदेश की चीज़ है तो वो अपने देश की चीज़ की अवहेलना करके वो विदेशी चीज़ को प्राथमिकता देता है। तो इससे राष्ट्रीय उत्पाद जो है उनकी अवहेलना हो रही है। ठीक है। और अगला ये है ना इसके विपक्ष वालों का कि इससे अल्प विकसित और विकसित विकासशील देश, ये तीनों अल्प विकसित, विकासशील और विकसित देश, तो इसमें जो विकासशील देश हैं वो जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों की तुलना में अधिक लाभकारी रहते हैं,
और जो विकासशील देश हैं वो अल्प विकसित देशों की तुलना में उनसे अधिक लाभकारी रहते हैं। यानी बड़े देश अपने से छोटे देशों की अपेक्षा या विकसित देश जो है अधिक लाभकारी होते हैं। ठीक है, तो अगला है भारत और वैश्वीकरण। यानी 1947 के बाद जो भारत स्वतंत्र होने के बाद भारत ने भी औद्योगिक विकास का रास्ता अपनाया। तो भारत ने जो आर्थिक प्रणाली अपनाई थी उसे सिर्फ अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि घरेलू उद्योगपति है ना, भारत के जो उद्योगपति थे, तो उनको विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए संरक्षणवाद की नीति अपनाई गई थी। और जो आने वाली जो वस्तुएं थी उन पर भारी पहले शुरुआत में बहुत शुल्क लगाया, तो जिसका मतलब क्या था कि घरेलू उत्पादन कर्ताओं को इस लाभ मिल सके। और दूसरे शब्दों में यानी जो बाजार की जो चीज़ें आती थी बाहर से उनको ज़्यादा कीमत में मिलती थी। तो इससे क्या था कि भारत में बनी चीज़ें हैं वो कम कीमत पे उपभोक्ताओं को प्राप्त हो जाती थी, तो उससे घरेलू प्राथमिकता मिलती थी। ठीक है, और सन 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए तो उस समय भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। तो इससे क्या हुआ कि विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेश और विदेशी प्रौद्योगिकी का प्रभाव अब बढ़ने लगा। और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वह भारत की अर्थव्यवस्था में उद्योगों में प्रवेश गई। ठीक है, तो सरकार ने अनेक वस्तुओं के आयात पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिए। अब ये नहीं रहा कि आप इतना ही सामान ला सकते हैं, मात्रा का उसमें प्रतिबंध नहीं रहा। ठीक है, और 700 वस्तुओं से मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिए थे। तो इससे और करारोपण जो कर या टैक्स लगते थे तो इसको उदार बनाने से भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया और भारत ने विदेशी वस्तु हैं उन पर कर भी कम कर दिया। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो है भारत में अब बढ़ती जा रही है। ठीक है बच्चों।